हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव क्लासेस। आज हम लोग राज्यपाल को देखेंगे। ठीक है, हम लोग इस क्रम में बहुत सारे नोट्स को डाल रहे हैं जो आप लोगों के पीजी सिलेबस, यूजी सिलेबस में एकेडमिक एग्ज़ाम में लिखने के लिए आता है। तो इस क्रम में आज हम लोग राज्यपाल देखेंगे। इससे पहले मैंने मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निषेध तत्व डाला है, गवर्नर आज डाल रहा हूँ, और आगे भी जितने भी टॉपिक्स होंगे आपके पीजी यूजी के वो सारा मैं प्रोवाइड करूँगा नोट्स। ठीक है, तो चलिए राज्यपाल देखते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उन्हें अगर नोट्स बनाना है तो वो मेरे इस नोट्स को अपने कॉपी पे लिख सकते हैं। 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ सकते हैं, आराम से एग्ज़ामिनेशन में लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नोट्स। तो इस क्रम में राज्यपाल, जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य का प्रशासन जो है वो पूरा का पूरा राज्यपाल के ही नाम से चलाया जाता है। तो इस क्रम में हम लोग पहला इंट्रोडक्शन देखते हैं कि भूमिका क्या है। ठीक है, भूमिका क्या है वो देखते हैं। जो स्टूडेंट लिखना चाहते हैं वो लिखते चले जाएं। इस चीज़ को हम बोलते जाते हैं, डिक्टेट करवाते जाते हैं। भारत एक प्रजातांत्रिक राज्य है, उसके साथ ही साथ यहाँ पर संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत एक केंद्रीय सरकार एवं अन्य राज्य सरकार होती है। ठीक है, भारत में केंद्रीय सरकार को शक्तिशाली बनाया गया है, इसीलिए हमारा जो है सो पूरा फेडरलिज्म हम लोग नहीं बोलते हैं, हम लोग क्वासी वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वासी फेडरलिज्म हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्वासी फेडरलिज्म बोलते हैं। दोनों में इस प्रकार का संबंध बनाया गया है कि जिससे भारत की एकता बनी रहे। ठीक है, 16वां जो संविधान संशोधन है, 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके तहत ये प्रोविज़न किया गया है कि कोई भी राज्य जो है वो देश से अलग होकर के एक नया राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में हो, उसके लिए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा रखी गई है। ठीक है, सारा का सारा राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है, इसलिए राज्यपाल को रखा गया। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि राज्यपाल जो है वो केंद्र का एजेंट है। ठीक है, केंद्र के एजेंट के रूप में राज्यपाल जो है वो काम करता है। आगे बढ़ते हैं तो राजकीय प्रशासन के अंदर राज्यपाल सबसे ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं एग्जीक्यूटिव में, कार्यपालिका में सबसे ऊंचे पोस्ट पर राज्यपाल है और उसी के नाम से सब कुछ हो रहा है, राज्य में प्रतिष्ठित होता है। और राज्य की कार्यपालिका संबंधी सारे कार्य राज्यपाल के नाम से संपादित किए जाते हैं। जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 में कहा गया है कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट शैल बी एक्सप्रेस्ड टू द टेकन इन द नेम ऑफ द गवर्नर। मतलब जितना भी क्या कहते हैं कार्यपालिका की जितने भी एक्शंस होंगे गवर्नमेंट के, सरकार के, वो सारा का सारा आपका गवर्नर के नाम से ही होगा। ठीक है, गवर्नर के नाम से ही होगा। जैसे आप देखते होंगे कोई भी लेटर निकलता है, नियुक्ति पत्र या कुछ भी, तो उसमें गवर्नर का ही रहता है, गवर्नर से ही सब कुछ होता है। आगे बढ़ते हैं। इस अनुच्छेद से यह स्पष्ट है कि राज्यपाल राजकीय प्रशासन का कर्ता धर्ता है। संविधान के अंतर्गत उसे सारी शक्ति दी गई है, लेकिन अभिसंधि के आधार पर वह एक संवैधानिक प्रधान के रूप में काम करता है। राजकीय प्रशासन में राज्यपाल का वही स्थान प्राप्त है जो केंद्र सरकार में राष्ट्रपति को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है राज्यपाल थोड़ा पावरफुल हो जाता है राष्ट्रपति से। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है सो पूरा का पूरा आपका प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वही करता है, लेकिन अगर
केंद्र सरकार का में बीजेपी हो और राज्य सरकार में कोई और पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की हो या कोई और पार्टी की सरकार हो, तो ऑन डैट केस राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनता है, जो केंद्रीय गवर्नमेंट बोलती है वही काम करता है। तो ऑन डैट केस गवर्नर जो है सो थोड़ा पावरफुल हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग राज्यपाल की योग्यता देखते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 से 188 के अंतर्गत राज्यपाल के निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जिनको है वो अपना पाउच कर कर के वीडियोस को और लिखते चले जाएं। निर्धारित की गई है, पहला वह भारत का नागरिक हो, दूसरा उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष की हो, वह संसद या राजकीय व्यवस्थापिका सभा के किसी सदन का सदस्य ना हो, ठीक है, और वह सरकार के किसी लाभ वाले पद पर प्रतिष्ठित ना हो, ठीक है, और पागल और दिवालिया ना हो, ठीक है, पागल और दिवालिया ना हो। आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो है सो राज्यपाल को प्रति माह जो है वो 3.5 लाख रुपए वेतन दिया जाता है, प्लस राजभवन में आवास मिलता है, कार्यालय के लिए भत्ते मिलते हैं, ड्राइवर मिलते हैं, बहुत सारा चीज़ मिलता है उनको। नेक्स्ट हम लोग आते हैं तो राज्यपाल की शक्तियां देखते हैं, पावर्स ऑफ द गवर्नर। तो राज्यपाल के शक्तियों का अध्ययन हम निम्नलिखित रूप से कर सकते हैं। इसमें आपका 5 तरह का शक्ति के बारे में हम लोग बात करेंगे राज्यपाल की। इसमें पहला हम लोग देखेंगे तो कार्यपालिका शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर, जो कि आर्टिकल 154, ठीक है, आर्टिकल 154 कार्यपालिका शक्ति गवर्नर का एग्जीक्यूटिव पावर। उसके बाद आगे बात करेंगे तो सेकंड में आपका विधायिका शक्ति लेजिस्लेटिव पावर, आर्टिकल 174, 175 और 176, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड बात करेंगे तो वित्तीय शक्ति फाइनेंशियल पावर, आर्टिकल 202, वित्तीय शक्ति फाइनेंशियल पावर, आर्टिकल 202। आगे बढ़ते हैं तो आपका चौथा है न्यायिक शक्ति जुडिशियरी पावर, आर्टिकल 161, और विवेकाधीन शक्ति डिस्क्रिशनरी पावर, आर्टिकल 161 का 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो डी बसु ने राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में कहा है कि उसकी शक्तियां राष्ट्रपति के समान हैं, लेकिन वैदेशिक सेना और संकटकालीन अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है, ठीक है। अब राज्यपाल जो है सो राष्ट्रपति की तरह 352, 356 और 360 नहीं इम्प्लीमेंट कर सकता है, ठीक है। 356 के लिए वो अनुशंसा कर सकता है अगर राज्य सरकार में सरकार अच्छे से नहीं चली तो, लेकिन वो लगा नहीं सकता, ठीक है। चलिए इस क्रम में हम लोग पहला जो है वो कार्यपालिका शक्ति देखते हैं, आपका एग्जीक्यूटिव पावर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार कार्यपालिका संबंधी सारी शक्तियां राज्यपाल को दी गई हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में उसकी शक्तियों के संबंध में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देयर इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर with the chief minister at the head to aid and advise the governor in the exercise of his functions except in these matter where he is to act in his discretion। ठीक है, मतलब गवर्नर को एडवाइस करने के लिए, सलाह देने के लिए, या गवर्नर जो भी काम करेगा उसको सलाह देने के लिए, उसको सही तरीके से करने के लिए मुख्यमंत्री होंगे और उनके मंत्री होंगे जो उनको समय समय पर एडवाइस देंगे, समय समय पर बताएंगे कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और गवर्नर जो है उनके हिसाब से राज्य सरकार में काम करेगा। कभी कभी नहीं करता है, विपक्ष की अगर सरकार रही तो गवर्नर फिर केंद्र सरकार का सुनता है, केंद्र सरकार जो बोलता है वही गवर्नर करता है। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का उल्लेख हम निम्नलिखित रूप से कर सकते हैं। एकदम डिक्टेट कर रहे हैं, अपने कॉपी में लिखते चले जाइए।
2 बार 3 बार 4 बार पढ़िएगा, आराम से याद हो जाएगा। एग्जामिनेशन में लिखा जाएगा। इसमें हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं कार्यपालिका शक्ति में आपका, कि राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। जो विधानसभा में आप लोग सब जानते हैं कि विधानसभा में जिसका बहुमत दल का जो नेता होता है उसी को राज्यपाल मुख्यमंत्री पद के लिए बुलाता है और सरकार बनाने का के लिए भी आग्रह करता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका, वह मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है। मुख्यमंत्री जिसको जिसको मंत्री बनाना चाहते हैं उसकी लिस्ट जो है वो गवर्नर को देते हैं और गवर्नर फिर उसको शपथ ग्रहण करवाते हैं। ठीक है। सी जो है वह विभिन्न मंत्रियों के बीच विभाग वितरण में भी मदद करता है। ठीक है। उसके बाद आपका डी जो है वह महाअधिवक्ता की नियुक्ति करता है। महाअधिवक्ता की नियुक्ति करता है। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इस वजह से हमको जल्दी जल्दी जाना पड़ता है। उसके बाद ई में देखेंगे तो वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो वह राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी परामर्श करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो वह अखिल भारतीय सेवा संघ में काम करने वाले पदाधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफ़र भी करता है। ठीक है। वह अखिल भारतीय सेवा संघ में काम करने वाले पदाधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफ़र भी जो है वो राज्यपाल जो है वो करते हैं। नेक्स्ट एच देखेंगे तो वह विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति भी करता है। जैसे जो राज्य सरकार के अंदर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उसके कुलाधिपति जो है वो राज्यपाल ही होते हैं, यानी चांसलर जो हैं वो राज्यपाल ही होते हैं। तो वो जो है सो वहाँ के जो वाइस चांसलर होते हैं यानी कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति करता है गवर्नर। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है वह कार्यपालिका संबंधी किसी भी विभाग के संबंध में सूचना मुख्यमंत्री से मांग सकता है। अनुच्छेद 167 ये क्या कहते हैं दिमाग में रखिएगा। अनुच्छेद 167 इसके तहत मुख्यमंत्री से गवर्नर कार्यपालिका के संबंध में जो भी इंफॉर्मेशन वो चाहता है वो मुख्यमंत्री से मांग सकता है। ठीक है। मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना पड़ेगा। नेक्स्ट, उपर्युक्त कार्यपालिका संबंधी शक्तियों से यह स्पष्ट है कि राज्यपाल कार्यपालिका के क्षेत्र में सर्वे सर्वा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग विधायी शक्ति। विधायी शक्ति यानी लेजिस्लेटिव पावर। राज्य की विधायी शक्तियों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 और 176 में किया गया है। इसमें हम लोग अगर पहला पॉइंट देखें तो राज्यपाल व्यवस्थापिका सभा का एक अभिन्न अंग है। ठीक है। अभिन्न अंग इसलिए है क्योंकि अगर विधानसभा में कोई विधेयक आता है और राज्यपाल का जब तक साइन नहीं होता है तब तक वो वहाँ का कानून नहीं बनता है। ठीक है। तो ये एक व्यवस्थापिका सभा का एक अभिन्न अंग है। जैसे कि अगर हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं तो पार्लियामेंट में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा नहीं आता है। ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट भी आते हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट भी आते हैं। ठीक है। इन तीनों को मिला करके पार्लियामेंट बोला जाता है। उसी तरह यहाँ पर भी राज्यपाल जो है वह व्यवस्थापिका सभा के एक अभिन्न अंग है। वह व्यवस्थापिका सभा की बैठक बुलाता है और उसे स्थगित भी कर सकता है। अनुच्छेद 174। नेक्स्ट देखेंगे तो बी नंबर, वह विधानसभा को भंग कर सकता है। कोई भी विधेयक कानून का रूप तब तक नहीं लेगा जब तक राज्यपाल उस पर अपनी अनुमति तथा हस्ताक्षर ना कर दें। ठीक है। जैसा कि हम अभी एक्सप्लेन कर रहे थे। उसके बाद आपका सी पॉइंट है, वह विधानसभा के नए वर्ष के प्रथम सत्र में अभिभाषण करता है और गत वर्ष की सरकारी रिपोर्ट पेश करता है। ठीक है। जब भी नया वर्ष आता है तो विधानसभा का जो प्रथम सत्र रहता है
उसका अभिभाषण जो है वो राज्यपाल ही करता है। और पिछले वर्ष क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, जो भी वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो जो लिख के देते हैं, अपना रिपोर्ट बना के देती है सरकार, उसको वो पेश करते हैं। जैसा कि आपका केंद्र सरकार में भी होता है कि जो प्रधानमंत्री और लोग जो है सो लिख करके देते हैं, वही राष्ट्रपति जो है वो अपने अभिभाषण में बोलते हैं। ठीक है। डी की बात करें तो वह किसी भी विधेयक के संदर्भ में संदेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट ई की बात करें तो वह धन विधेयक छोड़कर किसी भी विधेयक को पुनर्विचार हेतु विधानमंडल में वापस कर सकता है, लेकिन दूसरी बार विधेयक जब राज्यपाल के पास आएगा तो उसे हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। यह हम लोग राष्ट्रपति के भी केस में देखे थे। ठीक है। इसका संबंध सीधा सीधी जो है सो वो वीटो से जाता है। ठीक है, वीटो से जाता है, जिसमें कि राष्ट्रपति के क्रम में हम लोग देखेंगे तो 4 तरह का वीटो है, 4 प्रकार का वीटो है। ठीक है। और ये जो टाइप है ये आपका सशर्त वीटो है। सशर्त वीटो की अगर राज्यपाल जो है सो वापस कर दिया और फिर से वो पास करके सरकार जो है सो फिर से राज्यपाल के पास भेज दिया, तो ऑन डैट केस राज्यपाल को साइन उस पर करना ही पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्तियों का वर्णन किया गया है और किसी विशेष परिस्थिति से सामना करने के लिए नए कानून की आवश्यकता होती है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका प्रभाव कानून के समान ही होगा। जैसा कि हम लोग कोरोना काल या फिर कोरोना काल में अभी हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे कानून बने, बहुत सारे ऐसी गतिविधियां हुई जो कि गवर्नर के नाम से हुआ। ठीक है। और ये कानून का रूप ले लिया। ठीक है। तो वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं अपने ऑफिस से ही। नेक्स्ट, जिसमें कि आपका कृषि कानून जो 3 पास हुआ था कोरोना काल में, जिसको सरकार ने वापस ले लिया। ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विधायी क्षेत्र में राज्यपाल जो है सर्वेसर्वा होता है, क्योंकि बिना उसके हस्ताक्षर के कोई भी विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो वित्तीय शक्ति हम लोग देखते हैं, फाइनेंशियल पावर। तो इसमें है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार कोई भी धन विधेयक बिना राज्यपाल के आदेश के विधानसभा में उपस्थित नहीं किया जा सकता है। उसी के आदेश पर प्रत्येक वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है। जैसे आपका जो संविधान है, एक चीज़ जान लीजिए, संविधान में जो बजट शब्द है इसका उपयोग नहीं है। ठीक है। बजट शब्द का उपयोग नहीं है, वहाँ पर उपयोग है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। पूरक या अतिरिक्त अनुदान राज्यपाल के आदेशानुसार ही दिया जाता है। उसके बाद आते हैं इसके न्यायिक शक्तियों पर। न्यायिक शक्तियों को देखते हैं तो यद्यपि राज्यपाल को कोई न्यायिक शक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार उसे किसी भी कैदी की सज़ा को माफ़ करने, कम करने या दूसरी सज़ा में बदलने का या स्थगित करने की शक्ति प्राप्त है। वस्तुतः यह न्यायिक शक्तियां हैं जो राज्यपाल संपादित करता है। नेक्स्ट आइए विवेकाधीन शक्ति, डिस्क्रिशनरी पावर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161(1) के अनुसार देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज रिक्वायरमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। जो भी काम करना होगा, जो भी कुछ करना होगा, इससे पहले भी हम
फर्स्ट में बताएं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा उन्हें एडवाइज़ करने के लिए कि आप ऐसा काम कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। ठीक है। इस अनुच्छेद से संविधान के अनुसार स्वेच्छाचारी शक्तियां प्राप्त हैं जो कि राष्ट्रपति को भी नहीं दी गई है। ठीक है। लेकिन संविधान के अंतर्गत स्वेच्छाचारी शक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है। यह राज्यपाल की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। ठीक है। लेकिन फिर भी विद्वानों का कथन है कि राज्यपाल पावरफुल हो जाता है अगर राज्यपाल अपने पे आए तो। विद्वानों का कथन है कि निम्नलिखित परिस्थिति में राज्यपाल स्वेच्छाचारी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है। स्वेच्छाचारी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ वो स्वेच्छाचारी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो पहला आपका है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति में। इसका हम लोग जीता जागता एग्जाम्पल हम लोग महाराष्ट्र का देख सकते हैं कि जब शिवसेना अलग हुई थी बीजेपी से, तो एक रात के लिए या एक दिन के लिए मान लीजिए आपका फर्नांडिस को जो है वो सीएम पोस्ट के लिए बुला लिया था गवर्नर, और उसे सीएम बना दिया था। ठीक है। मुख्यमंत्री नियुक्त करने में तो मेनली वो जो केंद्र सरकार की जो केंद्र सरकार में जिसकी पार्टी की सरकार रहती है उसको राज्य सरकार में भी गवर्नर जो है सो प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बी में देखेंगे तो राज्य की सरकार असफल हो जाने पर राष्ट्रपति को संकटकालीन घोषणा करने की सूचना में, यानी कि 356 राष्ट्रपति शासन। उसके बाद आपका विधानसभा के विघटन में उसके बाद आते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा संकटकालीन स्थिति की घोषणा के समय, यानी कि आर्टिकल 352 जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तब राज्यपाल की भूमिका जो है वो बढ़ जाती है, वो अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है। ई में बात करेंगे तो मुख्यमंत्री से व्यवस्थापिका और प्रशासकीय मामलों पर प्रश्न पूछकर। ठीक है। मुख्यमंत्री से जवाब तलब करके कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, हमको बताओ। उसके बाद एक हम लोग आसाम के विषय में देखेंगे कि आसाम के जो राज्यपाल को जो है वो वन जाति और जनजाति के संबंध में विशेष शक्तियां दी गई हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किसी विधेयक पर अपना हस्ताक्षर ना देकर विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए रोक लेना। ठीक है। गवर्नर ये भी कर सकता है कि अगर किसी विधेयक पर उसको नहीं मन भर रहा है, वो सोच रहा है कि नहीं पास होना चाहिए इसको, तो वो क्या कहते हैं अपना हस्ताक्षर नहीं देगा उस पर और उस विधेयक को अपने पास रख लेगा, कहेगा ये राष्ट्रपति के साथ विचारार्थ होगा। ठीक है। इस प्रकार राज्यपाल को कुछ स्वेच्छाचारी अधिकार दिए गए हैं जो कि 1935 एक्ट के अंतर्गत भी राज्यपाल को प्राप्त था। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि हमारा संविधान जो है वो उधार का संविधान बोला जाता है। तो 1935 जो अधिनियम था उससे हम लोग बहुत सारा कानून जो है वो अपने संविधान में जो है अडॉप्ट किए हैं। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे तो आगे हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो इसमें मेनली हम लोग तीन देखते हैं। तो वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, फिर विधेयक अधिनियम बन जाता है। ठीक है। तो जैसा कि राष्ट्रपति को भी ये शक्ति प्राप्त है और राज्यपाल को भी ये शक्ति प्राप्त है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वह विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक सकता है। ऐसी स्थिति में विधेयक समाप्त हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा, और राज्यपाल की स्थिति भी इस विषय में जो है वो आपका समान है। नेक्स्ट वह कोर्ट मार्शल के तहत, यानी कि सैन्य जो अदालत लगता है उसके तहत सज़ा प्राप्त व्यक्ति की सज़ा माफ़ कर सकता है, कम कर सकता है या बदल सकता है, लेकिन राज्यपाल को इस संबंध में किसी भी तरह का कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है। सैन्य अदालत या कोर्ट मार्शल के ये में आपका राज्यपाल को किसी भी तरीके का
इस तरीके का शक्ति जो है वो प्राप्त नहीं है। आगे निष्कर्ष की अगर हम लोग बात करें तो उपयुक्त कार्यपालिका, विधायिका, वित्तीय, न्यायिक और स्वेच्छाचारी शक्तियों को देखने से यह स्पष्ट है कि संविधान के अंतर्गत राज्यपाल को एक तानाशाह शासक बनाने के लिए विस्तृत क्षेत्र दिया गया है। यदि वह चाहे तो स्वेच्छाचारी शक्तियों का प्रयोग कर तानाशाह बन सकता है, लेकिन भारत में प्रजातांत्रिक और संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को एक संवैधानिक प्रधान के रूप में काम करना है। ठीक है, जब से भारत स्वतंत्र हुआ और भारतीय संविधान लागू किया गया है, तब से इतिहास बतलाता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों एक संवैधानिक प्रधान के रूप में काम किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो राज्यपाल कभी भी तानाशाह नहीं बन सकता है। यदि वह बनने की कोशिश करेगा तो राष्ट्रपति पद से हटा भी सकता है। अतः राज्यपाल के महत्व और पद के संबंध में हम कह सकते हैं कि उसका पद प्रतिष्ठा का है, शक्ति का नहीं। जैसा कि ठीक ही कहा गया है कि द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इज़ वन ऑफ ऑनर रादर देन ऑफ पावर। ठीक है, मतलब कि प्रतिष्ठा का उनका पोस्ट होता है, शक्ति का पोस्ट नहीं होता है। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बांटिए। आपका पीजी यूजी का सारा नोट्स हम प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होगा। लगभग सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो यूजी पीजी का जो सिलेबस है वो आपका यही है, और यहाँ से आप एकेडमिक नोट्स आराम से लिख सकते हैं एग्ज़ामिनेशन के लिए। ठीक है, एकेडमिक एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।